मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है। नसर डोभाल समेत सुरक्षा एजेंसियों के अफसर मौजूद। अमरनाथ यात्रा की होगी समीक्षा। जल संकट के खिलाफ प्रदर्शन। जल बोर्ड ऑफिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मटके फोड़े। महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पर किया पथराव। एलन मस्क के बाद राहुल गांधी का भी आया ईवीएम पर बयान। बोले चुनावी पारदर्शिता पर उठ रहे गंभीर सवाल। भाजपा ने बंगाल हिंसा की जांच के लिए गठित की 4 सांसदों की समिति। जल्द ही नड्डा को सौंपेगी रिपोर्ट। राजकोट आग मामले में नगर निगम के 2 कर्मचारी हुए गिरफ्तार। दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप। गेमिंग जोन हादसे में 30 लोगों की मौत हुई थी। गुजरात में मानसून रुका। एमपी में 3 दिन बाद पहुंचेगा। नॉर्थ ईस्ट में बारिश का रेड अलर्ट। वाराणसी में हीटवेव से विदेशी टूरिस्ट सहित 3 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां नीट को लेकर बवाल और अब सड़क पर बवाल देखने को मिल रहा है। नीट मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का यूटर्न नजर आ रहा है। देश भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उन्होंने कहा है कि नीट परीक्षा परिणाम में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि एनटीए में सुधार की जरूरत है। और नीट के मामले को लेकर इस बीच आपको बताते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान में क्या कुछ बड़ी बातें कही। उन्होंने 2 प्रकार की व्यवस्था का विषय अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और ये उनके बयान की बड़ी बातें। शुरुआती जानकारी थी कि कुछ छात्रों को ग्रेस नंबर दिए गए हैं और दूसरा 2 जगहों पर कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं। तो क्या बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो आपको हम दिखा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अहम खबर आपको हम बता दें, और इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। तो सरकार ने इसे गंभीरता के साथ लिया है, ये बड़ी बातें कहते हुए नजर आए हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हम सारे विषयों को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उसमें जो भी बड़े अधिकारी होंगे उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सरकार इस पर चिंता कर रही है। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने के न्यूज से बातचीत की है। ए.के. शर्मा ने के न्यूज के सवालों का जवाब दिया है। बिजली की दरों को लेकर के न्यूज ने उठाया था मुद्दा। के न्यूज ने मुद्दे की बात में उठाई थी आवाज। उपभोक्ताओं से अभी नहीं वसूला जाएगा कोई भी पैसा। ए.के. शर्मा की ओर से बड़ी बातें कह दी गई हैं। पिछले 4 सालों से नहीं बढ़ा कोई भी पैसा। ए.के. शर्मा की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। जनता को 24 घंटे बिजली मिल रही है। ए.के. शर्मा ने ये बड़ी बातें कही है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। के न्यूज ने मुद्दे की बात में आवाज उठाई थी। लेकर लगातार जो है खबरें चल रही हैं कि जिस तरीके से 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है और इसको लेकर चीजें चल रही है। ऐसे में बातचीत करने के लिए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा हमारे साथ में। जी सर, लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि 24 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है सर कि लोग जो है आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था पहली बार 24 घंटे देने की बात हुई है। अभी तक आपको याद होगा रोस्टर की व्यवस्था थी, 18 घंटे 20 घंटे। मैं जब अधिकारियों से पूछता था बिजली कैसी जा रही है, बहुत अच्छी जा रही है। फिर मैं जब गहराई में जाता था कि ये लोग कैसे बोल रहे हैं कि अच्छी जा रही है, तो वो रोस्टर के सामने 18 घंटे का रोस्टर है, 17 घंटे दे रहे हैं, 17.5 घंटे दे रहे हैं। पहली बार हमने खुद जनता के बीच में मीडिया के सामने मैंने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे और इस समय आपकी जानकारी के लिए हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हाँ, स्थानीय व्यवधान कई बार आते हैं, कहीं आंधी आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं बरसात की या आंधी जैसे परिस्थितियां बन जाती हैं। ऐसे में स्थानीय हमारी संरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कई बार
क्षति पहुंचती है, पोल खंभे गिर जाते हैं। ऐसे में व्यवधान आता है, उसको हम तुरंत ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की बात हम कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। आपको इसका एक और उदाहरण मैं बताऊं कि अभी तक की सबसे ज़्यादा मेगावाट और मिलियन यूनिट में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति उत्तर प्रदेश में इस समय हो रही है। पिछले साल भी हमने उसके पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 28,284 मेगावाट बिजली हमने दिया था। वो रिकॉर्ड उस समय के भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि देश में सर्वाधिक था उत्तर प्रदेश की सप्लाई। इस बार की गर्मी में 28,000 के ऊपर चलते हुए 29,000 की मांग हुई और अभी 30,000 के ऊपर हम चल रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो जून के महीने में शायद वो 31,000 भी हम शायद टच कर जाएंगे, हमारी पीक डिमांड। उसे ये महत्तम आपूर्ति है, महत्तम डिमांड है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में किसी भी राज्य ने इतनी ज़्यादा बिजली की आपूर्ति नहीं किया है। उसको हम कर रहे हैं और इसे करने के लिए हम अपने उत्पादन इकाइयों की क्षमता को भी बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। उनका ज़्यादा क्षमता से उनका उत्पादन हो उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। मार्केट से बिजली खरीदने की भी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही हमने कई राज्यों से अनुबंध करके थोड़ी बिजली मिल जाए इसकी भी हमने व्यवस्था किया हुआ है। इसी कारण पहली बार हम 30,600 मेगावाट की पीक डिमांड हमने मीट किया है और आने वाले दिनों में ये शायद और बढ़ जाएगी। और मिलियन यूनिट में अगर मैं बात करूं तो 656 मिलियन यूनिट की आपूर्ति इस प्रदेश में कभी नहीं हुई थी या पूरे देश में किसी भी राज्य के द्वारा कभी नहीं हुई थी। इतनी ज़्यादा बिजली हम लोग दे रहे हैं और 24 घंटे सातों दिन दे रहे हैं। ये बिजली हम 24 घंटे इसलिए आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि पहुंच रही है, पहुंच पा रही है। स्थानीय छोटे मोटे व्यवधान या छोटे मोटे समय के व्यवधान को छोड़ करके मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि लगभग पिछले 2 सालों में हमने अनुरक्षण के बहुत ही गंभीर प्रयास किए हैं। ट्रांसफार्मर में तेल डालना, उसका फ्यूज बदलना, खंभे अगर गिरने की स्थिति में है, इंसुलेटर उनका काम नहीं कर रहा है, अर्थिंग उनकी काम नहीं कर रही है ट्रांसफार्मरों की, वो सब ठीक करने का हमने एक बहुत बड़ा अभियान कई बार चलाया, निरंतर चलाया। तार जहाँ जहाँ जर्जर थे उन्हें बदलने का काम भी बहुत बड़ा हुआ है। तो इसलिए मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार ब्रेकडाउन या क्षति जो है, फॉल्ट जो है वो कम हुई है। साथ ही हमने आधारभूत संरचना जो हमारे खंभे, तार, ट्रांसफार्मर, इनके नवीनीकरण का भी एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 22-23 हजार करोड़ रुपए के खर्च से हमने लगभग 6.5 लाख ट्रांसफार्मर बदले हैं या उच्चीकृत किए हैं। लगभग 1 लाख किलोमीटर के तार हमने जो जर्जर थे, जिनकी वजह से बार बार लाइन जाती थी आती थी, उनको बदला गया है। लगभग 18,77,000 एग्जैक्ट फिगर है। लगभग 19 लाख जो है खंभे हमने जो गिरने की स्थिति में थे, जर्जर थे, उनको बदलने का काम हुआ। तो इस प्रकार ये जो युद्ध स्तर पर व्यापक काम हुआ है उसके चलते हम लगभग 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति पूरे चुनाव के समय और वर्तमान में भी हम कर पा रहे हैं। आप 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं सर, लेकिन लखनऊ ही ऐसा शहर है कि जहां पर लोग जो हैं रात भर जो हैं घरों के बाहर बैठे रहे, धरना प्रदर्शन किए, कहीं कहीं तो जाकर के पावर हाउस में मारपीट तक घटना सामने देखने को मिली। आपने एक पूरे राज्य में जो कई लाख गांव हैं, कई हजार कस्बे हैं, कई 100 नगर पालिकाएं हैं, उसमें से लखनऊ की एक घटना आपको मिली और उसको आपने याद रख करके उसका जिक्र किया। मैं आपको फिर से कहता हूं कि वो मात्र एक घटना थी और उसके पीछे का कारण ये था कि वर्षों पहले जो अंडरग्राउंड केबल थी उसमें आपकी जानकारी में आया होगा, उसमें फॉल्ट आई। उसके चलते हमारी लाइन को अन्य जगहों से जोड़ना पड़ा। विद्युत आपूर्ति शुरू हो गई थी लेकिन लो वोल्टेज और इसकी समस्याएं बनी रहीं। 2-3 दिन ये समस्या चलती रही। ये एकमात्र ऐसी घटना है जो मीडिया में हाईलाइट हुई, लोगों ने हाईलाइट किया, हमारे विरोधियों ने हाईलाइट किया, विरोध पक्ष ने उसका थोड़ा लाभ उठाने की कोशिश की लेकिन उसका लाभ मिला नहीं। लखनऊ की सीट भी हम माननीय राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हम जीते। ऐसी घटनाएं, मैंने कहा कि आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं
कई बार कुदरती संजोगों की वजह से हो जाती है, कई बार हमारे सिस्टम की खराबी की वजह से हो जाती है। और आपने इस बात का भी आपको जिक्र करना चाहिए कि हमारे कर्मचारी, हमारे अधिकारी रात दिन लग करके इतनी बड़ी समस्या थी, उसको बहुत ही कम समय में उसे ठीक करने का काम किया। अच्छा, आउटर में पैसा बढ़ाने की बात कही जा रही है, आज अखबारों में कई छापा गया और फिर उसके बाद ये हवा कहाँ से उड़ रही है? अभी ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं है और ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। कोई भी बिजली के रेट बढ़ाने की या कनेक्शन के रेट बढ़ाने की एक लंबी प्रक्रिया है, जो उत्तर प्रदेश के हमारे जो नियामक होते हैं, रेगुलेटरी कमीशन है, उसके पास जाती है। वो देखते हैं, परखते हैं। आपके संज्ञान में होगा कि 4 सालों में बिजली की कोई भी दरें बढ़ाई नहीं गई है, बल्कि उसी दर पे रहते हुए हमने किसानों की संपूर्ण बिजली का जो बिल है वो माफ़ करने का निर्णय लिया है। तो हमारी लोकप्रिय सरकार, माननीय योगी जी की सरकार, माननीय सुरेश खन्ना वित्त मंत्री जी की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार जन कल्याणकारी सरकार है। बिजली का रेट बढ़ाने में नहीं, हम घटाने में विश्वास रखते हैं। और इसीलिए आपने सुना होगा कि अपने चुनावी सरगर्मी के बीच भी माननीय प्रधानमंत्री जी हर घर सूर्य योजना की बातें किया करते थे। हमारे जिले में भी जब मऊ में आए थे तो उन्होंने मंच से सबको सोलर पैनल लगाने का, सौर ऊर्जा की तरफ जाने का उन्होंने आह्वान किया था। उससे बिजली न सिर्फ मुफ्त की हो जाएगी कंज्यूमर्स के लिए, बल्कि उस बिजली से वो अपनी आमदनी भी बढ़ा पाएंगे। तो हम उस तरह की सोच रखने वाली सरकार के प्रतिनिधि हैं, उसके भागीदार हैं और बिजली का बिल बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं। सर, एक आखिरी सवाल, चुनाव लोकसभा का खत्म हो चुका है और चुनाव के बाद पहले आप फील्ड पे निकला करते थे, उतरते रहते थे। इस बार 2-4-10 दिनों में देखा नहीं आपको, आपकी कोई तस्वीर नहीं साझा हुई कि आप फील्ड पे उतर करके अधिकारियों को फटकार लगा रहे हो? हम फील्ड में अवश्य उतरते हैं, उतर रहे हैं। चूँकि 2 महीने से आचार संहिता के चलते बहुत सारे सरकारी काम, बहुत सारे सरकारी निर्णय बाकी रहते हैं, बाकी रह गए हैं। इसलिए अधिकारियों के साथ दिन रात नीति विषयक निर्णयों को पहले कंप्लीट करने के बाद फील्ड में जाना हमारा खुद की पसंद होती है, हमारी खुद की फितरत है। मैं अवश्य जा करके देखना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से लगातार हम 24 घंटे देने की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी कहा कि अब फील्ड में उतरने का समय आ चुका है, जल्द ही फील्ड पे उतरते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बहराइच से खबर है, 2 बहनों की लड़ाई, जिला अस्पताल ले आई बहन ने बहन को कैंची फेंक कर मारी है। दूसरी बहन के पेट में घुसे 4 इंच तक कैंची। घर में छोटी सी बात को लेकर बहनों के बीच में लड़ाई हुई थी और दूसरी बहन ने कैंची फेंक कर मार दिया। घायल बेटी को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने पेट से कैंची निकाली है। थाना विश्वेश्वरगंज के धनुही गाँव की ये पूरी घटना है। दूसरी बहन ने बहन को कैंची फेंक कर मारी। घर में छोटी सी बात को लेकर दोनों बहनों के बीच में विवाद हुआ था। बहराइच का ये पूरा मामला है। थाना विश्वेश्वरगंज के धनुही गांव की ये पूरी घटना है। और अब दिल्ली से आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता जल संकट को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, आतिशी सुनाते हैं। ये फेंके जा रहे हैं। दूसरा वीडियो चलाइए। तो आप सबने देखा कि जो छतरपुर के दिल्ली जल बोर्ड ऑफिस पे हमला करने वाले थे, उसमें और कोई नहीं,
बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी थे, जो गुंडों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के अंदर गए। आपने देखा कि उनके साथ सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पटके पहने हुए हैं, पीछे भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, या मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में मटके फेंक रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, ऑफिस तोड़ रहे हैं और साथ में जयकारा लगा रहे हैं, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद। ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस में गुंडागर्दी और तोड़ फोड़ भारतीय जनता पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने की है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने की है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह षड्यंत्र, पहले अपनी हरियाणा सरकार से पानी रुकवाना, दिल्ली में जगह जगह मेन सप्लाई पाइपलाइंस को तोड़ना और आखिरकार दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ना, दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिस पे हमला करना, गुंडागर्दी करना, साफ साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। हमने इस गुंडागर्दी की शिकायत दिल्ली पुलिस को दी है। यह वीडियो मैंने खुद दिल्ली पुलिस के साउथ दिल्ली के डीसीपी को भेजा है और अब हम इंतजार करेंगे इस बात का कि क्या दिल्ली पुलिस रमेश बिधूड़ी जी के खिलाफ एफआईआर फाइल करती है कि नहीं करती। क्या दिल्ली पुलिस जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आती है, जो दिल्ली के एलजी साहब के अंडर आती है, क्या इस वीडियो का संज्ञान लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी पे एफआईआर करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिनकी पटके, जिनके झंडे साफ साफ दिख रहे थे, उन पे एफआईआर करेगी? या भारतीय जनता पार्टी और उनके एलजी साहब क्या सिर्फ दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए और दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए काम कर रहे हैं? इस सब का दूध, पानी का पानी दिल्ली वालों के सामने हो जाएगा। थैंक यू। देखिए, अभी को लेकर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं और बड़े हमले जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर बोले गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीलीभीत में सिपाही ने आत्महत्या कर ली। लूट के मामले में सस्पेंड था सिपाही, जेल जाने के बाद से परेशान था सिपाही, गृह जनपद जाकर नदी में कूद कर जान दी है। पूरनपुर कोतवाली में तैनात रहा पुलिसकर्मी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यह अहम खबर, जेल जाने के बाद से परेशान था सिपाही। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर उन्नाव से है, जहां पर पुलिस का काम कर रहे ग्रामीण कोतवाली हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत बीते माह गांव के बाहर स्थापित ब्रह्मदेव मंदिर से घंटे की चोरी की घटना को कुछ चोरों ने अंजाम दिया, जिसमें 1 लाख की कीमत का 2 कुंतली वजन का घंटा चोरी हुआ था। मंदिर में चोरी होने के बाद लगातार पुजारी कोतवाली क्षेत्राधिकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहा था, लेकिन पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। यही कह लें कि मामले को गंभीरता से नहीं ले रही थी। मिली जानकारी के बाद कोतवाली हसनगंज क्षेत्र के मुन्नीखेड़ा गाँव के किनारे पर ब्रह्मदेव मंदिर है और यहाँ पुजारी नन्हक्कू है। हालांकि इस घटना के बाद जब पुलिस ने सख्त एक्शन नहीं लिया तो खुद लोग ही यहां पर इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुट गए। ये हमारे शाम को हमने पूजा किया, मंदिर बंद करके घर से ले आए और फिर हम सुबह जब गए तो बेलन और कुंडा टूटा पड़ा, देखा घंटा चोरी हो गई, घंटों की चोरी हो गई। चोरी हो गई, फिर हमने अज्ञातवास में एप्लीकेशन थाने में दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम सीओ के यहाँ गए, वहाँ भी दिया, फिर भी हमारी कोई सुनवाई। फिर उन्नाव गए, वहाँ दिया, सुनी नहीं गई। तब आज हम थाना दिवस में दिया एप्लीकेशन, तो हमारी सुनी गई। जो
हमारे ब्रह्मचारी जी गए साथ पर, मौके से हमारी सुनी गई और दुकानदार को उठा लाई। कौशाम्बी जिले में 6 दिन पहले हुए स्टाम्प वेंडर से 5.58 लाख रुपए की लूट मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। एक आरोपी के पास से 1,54,000 रुपए भी बरामद हुए हैं, जबकि पुलिस मुठभेड़ में दूसरे आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। देखिए, थाना सैनी क्षेत्र में एक स्टाम्प वेंडर के साथ लूट की घटना हुई थी। उससे संबंधित एक अभियुक्त मोहम्मद एजाज को आज दोपहर में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से लूट के 1,46,000 रुपए बरामद हुए थे। उसी ने बताया कि इस घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त फैयाज आज उससे ओसा नहर मंडी में मिलने का वादा हुआ था। इस पर हमारे करारी थाना और मंचनपुर की पुलिस टीम लोहा लगी हुई थी। चेकिंग के दौरान वो व्यक्ति फैयाज वहां आया और उसने पुलिस को देखते ही फायर किया। आत्मरक्षा चलाई गई गोली में पुलिस फैयाज घायल हुआ है। फिलहाल उसके उपचार के लिए यहाँ ले आए हैं और उससे जो भी बरामदगी करनी है उसके बारे में वहाँ हमारी फील्ड यूनिट है, कार्रवाई चल रही है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा कारतूस मिला हुआ है और हम इनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई करने जा रहे हैं। हाँ, ये एक बार पहले छेड़खानी के मामले में जेल गया हुआ। आईसीयू में डॉक्टरों की मौजूदगी में भर्ती मरीज के सामने मौलवी ने शादी करवाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज का है, जहां फेफड़ों की बीमारी के चलते आईसीयू में भर्ती 51 वर्षीय जुनैद इकबाल ने अपनी बेटियों का निकाह खुद से सामने कराने की इच्छा की और उसके बाद जो हुआ वो वाकई बिल्कुल अलग था। सैयद अजीज़ुल हसन साहब गवाह अव्वल, सैयद मोहम्मद मुनाम साहब गवाह जयब, सैयद शहजाद साहब की मौजूदगी में शेख नेताजी को, तंजीला साहिबा को मोहम्मद अयाज आपके निकाह में देता हूँ, क्योंकि सैयद मोहम्मद साहब की नगर पंचायत कपिलवस्तु के वार्ड नंबर 13 में नाली की सफाई के दौरान मुगलकालीन चांदी के 2 सिक्के मिले। सिक्कों पर फारसी में औरंगजेब, आलमगीर, मुल्तान और 1073 अंकित मिला। जानकारी के मुताबिक औरंगजेब काल के सिक्के बताए जाते हैं। माना चौराहे की शोध करने पर काफी कुछ जानकारी मिल सकती है। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र में मन्नूपुरम कॉलोनी के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर सुशील कुमार की सेंट मैरी स्कूल के पास 29 मई की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल शहर के प्रॉपर्टी डीलर सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि जो 29 तारीख को प्रॉपर्टी डीलर का हत्याकांड था, उसमें जो अभियुक्त था वो इधर आ रहा है बिजनौर किसी कार्य से। इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने घेराबंदी लगाई थी। सामने से अभियुक्त आता दिखा, उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने तत्काल पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। उसके बाद वो नहर की पटरी पर भागा। पुलिस ने उसको सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो लगातार जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर करता रहा। उसने 5 फायर किए हैं। उसके बाद पुलिस ने लास्ट में अपने सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिससे उसके एक गोली लगी है। उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। खबर अयोध्या से, जहां पर अयोध्या में गंगा दशहरा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लाखों राम भक्त देश के अलग अलग हिस्सों से रामनगरी पहुंचे हैं और सुबह 3 बजे से ही सरयू में स्नान कर अपने जीवन को धन्य बनाया है। और स्नान को लेकर भी गजब का उत्साह और भक्ति इन लोगों में देखने को मिली है। अयोध्या के इस पावन धाम पर मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ अपने एक संगठन की मीटिंग के लिए आया था, लेकिन मेरा सौभाग्य ये था कि आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर मुझे मां सरयू के स्नान का मौका मिल रहा है और पुण्य लाभ प्राप्त करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। अयोध्या कल शाम में हम लोग पहुँचे हैं और कल शाम में हम लोग हनुमानगढ़ी दर्शन किए हैं और आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर अयोध्या की पावन धरा पे
हम लोग सबसे पहले राम मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद हम जानकी महल गए और अभी सरयू घाट का मज़ा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ दर्शन प्राप्त करके। बहुत व्यवस्थाएं कैसे लगी आपको? यहाँ व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, बस गर्मी बहुत है, बाकी बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? प्रिया केशरी। कहाँ से हो? मैं वाड्रफ नगर बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। जिले के महादेवी घाट स्थित पावन गंगा तट पर लाखों की संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालुओं ने रविवार को गंगा दशहरा के उपलक्ष्य पर आस्था की डुबकी लगाई है। इसकी तैयारियों में प्रशासन ने कोई भी कोर कसर नहीं रखी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए थे। मौजूद है कन्नौज के महादेवी गंगा घाट पर। आज दशहरा है, इसको लेकर श्रद्धालु दूर दराज से आके मेहंदी घाट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लगातार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे श्रद्धालु जिस तरह है, लगातार आस्था की दूर दराज से आए आस्था की डुबकी लगा रहे श्रद्धालु को। बात की जाए बड़ा मान होता है आज दशहरा का। आज तस्वीरें देख रहे हैं, दूर तक कतार लगी है। जैसे उजाला बढ़ा वैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। तस्वीरें लगातार मेरे कैमरामैन देखें दिखाना चाहेंगे हम, जो बयां कर रहे हैं ये कन्नौज के मेहंदी घाट की। अगर कन्नौज की सुरक्षा की बात की जाए, एसपी अमित कुमार आनंद 2 दिन से पहले ही भीड़भाड़ चालू कर दिया था। श्रद्धालु को लेकर सुरक्षा की बात की जाए तो बेहतर इंतजाम किए गए। यातायात प्रभारी और कोतवाली प्रभारी को निर्देश दिए गए। सीओ रात से भ्रमण कर रहे हैं। पीएससी को तैनात किया गया और गोताखोर को टीम भी तैनात की गई, जिससे श्रद्धालु को कोई दिक्कत का सामना न। ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार मेहंदी घाट की है। कन्नौज से के न्यूज़ के लिए शिव सैनी। बरेली में गंगा दशहरा पर हजारों श्रद्धालुओं में रामगंगा में डुबकी लगाई है। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की दशमी तिथि को मनाया जाता है। आज के दिन स्नान करने से 10 पापों से मुक्ति मिलती है। आज के ही दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। रामगंगा तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह अंधेरे से ही शुरू हो गया और सूरज निकलते ही रामगंगा घाट पर स्नान करने वालों की संख्या हजारों में हो गई। जमीनी विवाद में दो सगे भाई आपस में भड़क गए और देखते ही देखते ये लड़ाई आपसी युद्ध में तब्दील हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों और ईंट पत्थरों से हमलावर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक पाठक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। सवेरे कटियारा गांव में दो सगे भाइयों में मेंथा की खेती में लेकर कुछ विवाद हुआ आपस में, और दोनों सगे भाइयों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें कि दोनों पक्ष में घायल हुए हैं और एक पक्ष से घायल दोनों पक्षों को तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और सीएससी हॉस्पिटल लेकर के आई, जिसमें कि उपचार के दौरान एक घायल की इसमें मृत्यु हो गई है और दूसरे पक्ष से घायल की है उसका इलाजरत है। इसका इलाज चल रहा है। मौके पे पुलिस फोर्स मौजूद है। मॉनसून वैसे तो 15 जून के बाद आ जाता है, लेकिन इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वहीं कानपुर शहर समेत कई इलाकों में अभी अगले 3 दिनों तक कोई राहत नहीं है। 3 दिनों के बाद हल्की बारिश हो सकती है। मई में पूरे महीने गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। अब आधा जून महीना बीत जाने के बाद भी तापमान में कोई गिरावट नहीं देखने को मिल रही है। तापमान में गिरावट नहीं हो रही, जिससे जनता परेशान है। जानवर तक हर कोई बेहाल नजर आता है। उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का कहर जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में। कानपुर की बात की जाए तो शनिवार को कानपुर देश का सबसे गर्म दिन रहा। इस वक्त हम मौजूद हैं विष्णुपुरी में। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सड़क गंगा बैराज, पुराना कानपुर, रानीघाट, रेपथरी को जोड़ती है। आम दिनों में इस सड़क पर आवाजाही रहती है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। आज रविवार है। आज की बात की जाए तो कानपुर का तापमान लगभग 46 डिग्री है। मौसम विभाग की माने तो 48 घंटे अगले 48 घंटे भी हीट वेव का कहर रहेगा। वहीं मौसम विभाग की माने तो लगभग 22 जून के बाद कानपुर समेत आसपास के जिलों में मानसून आने की संभावना है। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया।
गंगा दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। आज के दिन का विशेष महत्व होता है। हिंदू समाज की संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ श्रद्धालु गंगा दशहरा पर स्नान पूजन गंगा में जाकर करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। साथ ही आज के दिन दान भी दिया जाता है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।